Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पार्ट 2 ऑफ यूनिट 8 दैट इज़ एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो स्टडी कर रहे थे। आज उसमें आगे बढ़ते हुए वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। इस यूनिट में आगे हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, नेचर का जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। एंड इसके विषय में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट युकावा, उन्होंने बताया था। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है एक्चुअली में ये जो एटम का सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो फोर्स, जो इंट्रैक्शन एक्ट होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसके बीच का इंट्रैक्शन? प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, एंड नेक्स्ट इज द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो इंट्रैक्शन काम करता है इसके बीच में, उसी इंट्रैक्शन का डिटेल्ड स्टडी है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे पढ़ना। हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस के विषय में जब कंप्लीट रूप से डिस्कशन करेंगे तो देन हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के विषय में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना? सबसे पहले ये एक सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर के जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से जब कंपैरिजन करके देखा जाता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पे आता है। जैसे आप यदि 2 पार्टिकल के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखेंगे, और उसके बाद जब आप न्यूक्लियर फोर्स को कंपैरिजन करेंगे तो एक रेशियो आता है Fg, स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स
एफ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक हो जाता है एफ एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर फोर्स। इसका रेशियो आता है 1:10⁻36 10⁻38। तो यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन वी कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड electrostatic force and nuclear force, then we will have that the nuclear force is the most strongest और उसका जो वैल्यू है 10⁻38 10⁻38 एंड इसको हम लोग किस बेसिस पे लिए हैं, तो देन 1 kg का 2 वस्तु को आप ले लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस पे, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्ज को भी ले लीजिए। और न्यूक्लियर फोर्स पे तो डिस्टेंस को नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि वो एक रेंज होता है, और उसके बाद ही हम लोग लिखेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स इज़ मेनली अट्रैक्टिव फोर्स। आगे जाकर डिस्कशन करेंगे कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो इसमें लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ मेनली अट्रैक्टिव फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो मेनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके रखता है, टाइटली बांध कर रखता है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज मेनली अट्रैक्टिव फोर्स। एंड इसके बाद थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। इज एन एक्सचेंज फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज होता है। अब ये हम लोग जान सकते हैं कि किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, तो इसमें एक्सचेंज होता है पाई मेसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। मतलब इस पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं पाई मेसॉन्स के, पाई माइनस, पाई प्लस, पाई जीरो मेसॉन्स, और इन्हीं सब एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है। इसके बारे सबसे पहले जापानीज साइंटिस्ट जो युकावा थे उन्होंने बताया था कि ये एक एक्सचेंज फोर्स होता है। अब इसके बाद कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो इसमें लिखेंगे कि
न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज 1 FM, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर तक रहे। मतलब यदि डिस्टेंस कंपेरेबल होगा तभी तक ये कंपेरेबल डिस्टेंस पे लागू होगा। यदि डिस्टेंस उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कभी भी ये लागू नहीं होगा। इट मीन्स टू से दैट ग्रेजुअली वो डिक्रीज करने लगेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो डिक्रीज करने लगेगा। क्या ना, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा लाइटली डिक्रीज करने लगेगा। अब इसमें हम लोग लिख देंगे कि द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट, यहाँ पर दिया हुआ भी है 2 से 3 जब तक FM तक रहेगा, फेम्टोमीटर 2 से 3 FM और 1 FM फेम्टोमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर तक होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन विथ डिस्टेंस कैसे होता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। आपको एक डाटा बता दें कि यदि 2 से 3 FM से ज़्यादा हो जाए वैल्यू सेपरेशन, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है, बहुत तेज़ी से उसका जो वैल्यू है वो लो होने लगता है। अब है कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड फोर्स मीन्स यहाँ पर एक सैचुरेशन इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू अस। सैचुरेशन इफेक्ट, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो सैचुरेटेड फोर्स होते हैं और उसमें हमारा सैचुरेशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई होता है, लागू होता है। देखिए, द न्यूक्लियर फोर्सेस शो सैचुरेशन इफेक्ट, दैट इज न्यूक्लियन एक्सपीरियंस द फोर्स ओनली ड्यू टू इट्स नियरेस्ट नाइबरिंग न्यूक्लियंस। मतलब इसमें हम आपको ये करके बताते हैं कि न्यूक्लियन एक्सपीरियंस अनुभव करता है फोर्स, न्यूक्लियन एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यू टू इट्स नाइबरिंग एटम, नाइबरिंग न्यूक्लियन, due to its neighboring nucleon, and the nuclear force becomes zero when separation exceeds than 3 FM। मतलब 3 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो जाने पर, 3 फेम्टोमीटर से अधिक हो जाने पर वो जो वैल्यू है
न्यूक्लियर फोर्स का वो तेज़ी से डिमिनिश होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्चुअली में एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। अब यहाँ पर आपको ये जानना पड़ेगा कि नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है। जैसे जब हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का पूरा डीप स्टडी करने के बाद हम लोग को यही पता चला था कि कूलॉम्ब फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब कि वहाँ जो फोर्स काम करता है टुवार्ड्स द सेंटर काम करता है। लेकिन जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन सेंट्रल कहने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है इस फोर्स को जो इसका आप कह सकते हैं जो डायरेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि टुवार्ड्स द सेंटर ही होगा, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस, मतलब डू नॉट डिपेंड अपॉन द सेंटर ऑफ वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल और द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। देखिए इसमें जब हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, मतलब सेंटर पर डिपेंड नहीं करता है। और यदि दो पार्टिकल का जैसे ये जो सेंटर है, ये जो लाइन इन दोनों को मिलाता है तो उसका उस लाइन का जो सेंटर है यदि उस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है तो इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फोर्स से सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं और एक्चुअली वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट कहने से मतलब क्या है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, चार्ज से वो स्वतंत्र होते हैं। और स्पिन इंडिपेंडेंट मीन्स टू से दैट कि वो स्पिन से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन सब चीज़ों से स्वतंत्र होते हैं। ये सब हम आपको अभी न्यूक्लियर फोर्सेस का प्रॉपर्टीज पर जिक्र कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स टू से दैट जैसे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल है, तो जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसके चार्ज में, प्रोटॉन के चार्ज में और न्यूट्रॉन के चार्ज में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है ही नहीं। इवन इफ भले न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हर बार इक्वल आता है और सेम आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि these forces and the nuclear forces are charge independent because the magnitude of force acting between proton and neutron, proton and proton, neutron and neutron, neutron and proton, इन सब का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल है और बराबर है। तो इसमें कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आता है, दैट्स वाई दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है स्पिन इंडिपेंडेंट। तो देखिए इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर forces are spin independent। एक्चुअली देखिए ये आपको सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल स्पिन एंड दिस शोज एंटी पैरेलल स्पिन, ये आपको हो गया पैरेलल स्पिन और अपोजिट डायरेक्शन में है तो देन दिस इज एंटी पैरेलल स्पिन। तो जब बात करेंगे हम लोग पैरेलल स्पिन का और एंटी पैरेलल स्पिन का, तो नॉर्मल लॉजिक के आधार पे देखा जाता है कि कोई भी जब स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए उसमें हम लोग प्रेफर करते हैं एंटी पैरेलल को। बाउंडेड स्टेट को देखिएगा या टाइट वाला स्टेट को देखिएगा तो ज़्यादा टाइट स्टेट आपको एंटी पैरेलल में दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट होता क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है आर यूजुअली स्पिन इंडिपेंडेंट। इट मीन्स टू से दैट कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उसमें इवन इफ जो पैरेलल स्पिन होता है आर लाइकली टू बी द more powerful in parallel state in comparison to the anti-parallel state। इसमें लिखा हुआ है कि nuclear forces या nucleons having parallel spin are more strongly bound to each other than those having anti-parallel spin। बाउंडेशन पावर यदि देखेंगे तो पैरेलल का ज़्यादा है, बाउंडेशन पावर पैरेलल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एंटी पैरेलल। बाउंडेशन जो देखेंगे तो पैरेलल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द एंटी पैरेलल। तो इस स्टेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है दे आर स्पिन इंडिपेंडेंट, चार्ज से भी इंडिपेंडेंट है, स्पिन से भी इंडिपेंडेंट है। तो देन इन दिस वे these are the several properties of nuclear forces। and now डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन होता है उसको हम बता देते हैं आपको एक बार कि
डिस्टेंस के साथ जो न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए इसमें लिखेंगे वेरिएशन विथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ओ, इसके बाद ये जो पॉइंट है सी नाम दे दीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 FM फेम्टोमीटर, और आगे ये 2 FM है, ये 3 FM है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का एक तरीके से ये वेरिएशन को बता रहा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब जो ओसी वैल्यू है, जब आर का वैल्यू ओसी है, इस एक्सेस में आर को दिखा रहे हैं सेपरेशन को, तो एट दैट कंडीशन उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है व्हेन आर इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 0.8 FM फेम्टोमीटर, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम है, इट मीन्स टू से दैट सबसे नीचे स्टेट में है। और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो एक कंडीशन में जाने के बाद आगे वो जीरो भी हो जाएगा। ये अभी तो 3 FM तक गया है, वहाँ से आगे बढ़ेगा तो उस कंडीशन में वो जीरो भी हो सकता है। तो ये वेरिएशन को बताता है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे। तो आप लोग यहाँ तक देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।